हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थान की लोक जीवन से ली गई एक कहानी है। बहुत ही सुंदर और मनोरंजन से भरपूर कथा है। जो करेगा सो भरेगा। एक बार की बात है, जोधपुर शहर के पास बिरामी नामक एक गांव में ठगों के बहुत से परिवार रहते थे। ये ठग तरह तरह के भेष धरकर राहगीरों को ठगते थे। इन ठगों को कई प्रकार के हुनर आते थे। उनके नटों की तरह नाचना, सांप नेवले की लड़ाई, नाच गाने की कलाएं खूब आती थी। कभी ये ठग ढाबे खोलकर बैठ जाते तो कभी चिलचिलाती धूप में ठंडे पानी की प्याऊ खोल देते थे। निर्जन वन में सुनसान राह में भूखा प्यासा राहगीर इनके फंदे में फंस जाता था। इन ठगों के पास ऊंट थे। तेज दौड़ने वाले ऊंटों की ये ठग खूब देखभाल करते थे और ऊंटों को सर्दियों में एक एक पीपा गाय का घी पिलाते थे। लोगों को मूर्ख बनाकर सारा धन लेने के बाद ये ठग ऊंटों पर सवार होकर भाग खड़े होते थे। ठगों की इस जाति में बड़े अनोखे रीति रिवाज प्रचलित थे। इनके परिवार में ठगी का मुख्य कार्य घर की युवा पुत्रियां करती थी। माता पिता और भाई भावजें अन्य सारे प्रबंध करते थे। पिता अपने अनुभव के आधार पर ठगी के नए नए उपाय सोचा करता और लड़कियां उसे अमल में ले आती थी। भाई पहरेदारी करते, भाभियां गृहस्थी का काम करती थी। बिरामी गांव के ठगों की पुत्रियों में हरजोत बाई एक प्रसिद्ध थी। युवा और सुंदर हरजोत बाई वृद्ध ठग भूरजी की बड़ी बेटी थी। हरजोत नित्य नए रूप धरकर लोगों को ठगती। कई चतुर सुजान लोग उसके जाल में फंस चुके थे। भूरजी बड़ा चालाक था। वह तुरंत अपना डेरा उठाकर किसी अन्य गांव की ओर चल देता था। इसलिए अब तक उसका ठगी का ये धंधा बड़े मज़े से चला आ रहा था। एक दिन काले घोड़े पर सवार होकर एक युवक नारायण सिंह जंगल से गुजर रहा था। नारायण सिंह एक साधारण जमींदार का पुत्र था। नारायण सिंह का परिवार बड़ा नेक और परिश्रमी था। अपने ननिहाल से माता की बीमारी का संदेश पाकर वह दूसरे गांव जा रहा था। बेहद गर्मी थी। चिलचिलाती धूप और तपती बालू ने यात्रा कठिन कर दी थी। झटके से उसकी झारी का ढक्कन भी खुल गया और सारा पानी छलक कर गिर गया। प्यास से व्याकुल नारायण सिंह पानी की खोज करने लगा। उसका घोड़ा भी प्यासा था। प्यास के मारे उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। इतने में दूर से नारायण सिंह को फूस के छप्पर के नीचे माटी की मूने और झोंपड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो सुखद आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तपती बालू पर पानी छिड़क कर बड़ी बड़ी 4 माटी की मूने रखी हुई थी। ऊपर फूस का छप्पर था। मूनों के पास षटकोण बाजोट पर 16 श्रृंगार किए एक सुंदर युवती बैठी थी। फर्दों का घाघरा, छींट का फेटिया, गोटेदार कांचली और कसुमल ओढ़नी ओढ़े वह बड़े ठसके से बैठी हुई थी। हाथी दांत का चूड़ा, चांदी की तिमड़ियाँ और कानों में 6 बालियां लटकाए वह गोरी ऐसे बैठी थी मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। पसीने से लथपथ चकित सा नारायण सिंह घोड़े से उतर पड़ा। नारायण सिंह ने पानी पिलाने को कहा तो वह बोली में गुड़ घोलती सी बोली, कुंवर जी पसीना सुखा लो। गर्म हुए शरीर में ठंडा पानी पहुँचेगा तो गर्म सर्द हो जाएगी। थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर जी भर कर प्यास बुझाना। उस गोरी की बात जैसी मीठी थी वैसी ही चतुराई से भरी हुई थी। जैसा मनमोहक रूप था वैसी ही मन हरने वाली बोली थी। नारायण सिंह पास में रखी खाट पर बैठ गया।
फिर पूछने लगा, ऐसी सुनसान जगह में प्याऊ क्यों खोली है? राहगीरों की सेवा करने के लिए सरकार, गोरी ने उत्तर दिया। दिन भर में आप जैसे एक कुंवर भी पधार जाएं तो बड़ा इनाम मिल जाता है। लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, कहकर उसने तांबे का चमचमाता झारा मून से भरा और बड़ी सुगढ़ाई से नारायण सिंह के हाथ धुलाए। तब नारायण सिंह ने अपने सीधे हाथ की अंजुली बनाकर मुंह पर पानी पीने की मुद्रा बनाई कि गोरी पीछे हट गई। मैं तो भूल गई कुंवर जी, मेरी प्याऊ की एक रीत है। यह है कि पानी पीने के पहले 2 रोटी जीमनी पड़ेगी, फिर मैं पानी पिलाऊंगी। पहले रोटी जीमो, फिर पानी अरोगो। परेशान होकर नारायण सिंह ने उत्तर दिया, मेरी माँ बीमार है और मुझे 2 घड़ी दिन रहते पहुँचना है। मुझे वह मेरे घोड़े को मेहरबानी करके पानी पिला दो, मैं अच्छा इनाम दे दूंगा। 2 रोटी खिलाने की रीत लौटते समय निभा दूंगा। अब जरा जल्दी करो। परंतु उस गोरी ने हाथ का झारा एक ओर रख दिया और बोली, कुछ भी हो, आपको हमारी रीत तो निभानी पड़ेगी। हमें पूर्वजों ने यही सिखाया। हम मर जाएंगे परंतु अपनी प्रथा नहीं तोड़ेंगे। आप या तो रोटी खाकर पानी पी लें, अन्यथा अपनी राह आगे बढ़ जाएं। नारायण सिंह मजबूर था। वह स्वयं को प्यासा रख सकता था, परंतु घोड़े को पानी पिलाना आवश्यक था। घोड़े के मुंह से हरे झाग निकल रही थी। उधर उसे माँ के पास पहुँचने की जल्दी थी। हार कर उसने एक कोर तोड़ने की हामी भर ली तो गोरी के कहने पर खाली झारी, तलवार और पगरखियाँ वहीं उतार कर नारायण सिंह उसके साथ चल दिया। तब वह गोरी छप्पर के पीछे एक झोंपड़ी में घुसी और वह झोंपड़ी बहुत बड़ी थी। गोरी ने फूस की एक टाट उठाई। वहाँ पर गद्दा और मनसद लगे हुए थे और उसने नारायण सिंह को प्रेम पूर्वक बिठाया और भीतर से एक अष्टकोण बाजोट लाई। झोंपड़ी के बीचों बीच बाजोट बिछाया और बोली, मैं थाल परोस कर लाती हूँ, आप बाजोट के पास बिराजे। नारायण सिंह ने आकर बाजोट के पास पहला कदम रखा ही था कि बड़े जोरों से कुछ भरभराया मानो भूकंप आ गया हो। उसे कुछ समझ में आए उससे पहले ही वह एक बड़े गड्ढे में गिर चुका था। वहाँ घना अंधेरा था। उसने इधर उधर हाथ मारे तो महसूस हुआ कि गड्ढे की सतह बहुत चिकनी है। दीवार में चारों ओर तेल चुपड़ा हुआ था। उसने चढ़ने की कोशिश की मगर फिसल पड़ा। उसे खांसी आई तो उसकी आवाज़ गड्ढे में गूंज उठी। उसने अनुमान लगाया कि वह गड्ढा बहुत बड़ा है। पलक झपकते ही वह समझ गया कि वह ठगों के चंगुल में फंस गया है। उसे अपनी बीमार माँ के पास पहुंचना था, परंतु अब वह क्या कर सकता था। निराश होकर बैठ गया और इस मुसीबत से उबरने का उपाय सोचने लगा। थोड़ी देर पश्चात कुछ खिसकने जैसी आवाज़ आई, फिर चरमराहट हुई और एक हाथ में दीवड़ और दूसरे हाथ में चमचमाता भाला लिए वही गोरी आ खड़ी हुई। बड़ा विकराल रूप था उसका। आते ही कड़कती हुई बोली, क्या मालमत्ता है तेरे पास, जल्दी से मेरे हवाले कर। नारायण सिंह के पास कुछ रुपए और कानों में सोने की मुर्कियाँ थी। उसने उतार कर दे दी। माँ की बीमारी का संदेश पाते ही वह चल दिया था। शीघ्रता में अधिक धन साथ नहीं ला सका। बोला, धन तो तुझे दे दिया, अब मुझे छोड़, मेरी माँ बीमार है। पानी के बहाने अच्छी ठगाई करती हो, जहरील नागिन कहीं की। औरत की जात होकर ऐसे जालिम कारनामे। ये सुनकर वह गोरी बिफर गई। भाला लिए झपटने को हुई तो नारायण सिंह बोला, शायद तू मुझे मार डालेगी। संभव है मैं निहत्था तुझे मार डालूं, परंतु एक बात बता, ऐसा तू करती क्यों है? मुझे मारने से पहले ये तो बता दे। ये मेरा धंधा है। युवक
की निडरता से प्रभावित होते हुए बोली, इसी से हमारा गुजारा होता है। बातों में उलझाने के लिए नारायण सिंह ने पूछा, क्या तू अकेली कमाती है और सब खाते हैं? हाँ, यही मेरे घर की रीत है। और तेरा विवाह हो जाएगा तब? ये प्रश्न सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसके प्रेमी ने दूसरी लड़की से विवाह रचा लिया था। सुंदर हरजोत को उसके प्रेमी ने इसलिए ठुकराया कि उसे ठगी के कारनामों का पता चल गया था। फिर तो वह शरीफ आदमी उस जैसी हत्यारिन के पास भी नहीं फटका। ऐसी दुखती रग को नारायण सिंह ने पकड़ा। हरजोत को कमजोरी सी लगने लगी। फिर भी सांस बटोर कर बोली, विवाह के बाद मैं ये धंधा नहीं करूंगी। मेरी छोटी बहन धंधे पर बैठेगी, यही हमारी रीत है। पर तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या पूरे परिवार के लिए तू अकेली हत्याएं करती है और जान जोखिम में डालती है? नारायण सिंह ने पूछा। अब ज़्यादा पंचायती मत कर, कहती हुई गोरी जेवर पैसे लेने झुकी तो सजग और मौके की बाट देखते नारायण सिंह ने एक टंगड़ी मार दी। तुरंत गोरी औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके मुंह और ललाट से खून निकल पड़ा। चीते की सी फुर्ती से झपट कर नारायण सिंह ने भाला अपने कब्जे में कर लिया। फिर दूसरे हाथ से उसकी नागिन सी बल खाती मोटी चोटी पकड़ते हुए बोला, अब चुपचाप पड़ी रह। चूं चपड़ की तो भाला भोंक दूंगा। जिधर से तू आई उधर से मैं जा रहा हूं। फिर जरा थम कर बोला, अपने परिवार से पूछना कि तेरी कमाई में सबका सिर है, क्या हत्याओं के पाप में भी सिर रखेंगे? ये कहकर नारायण सिंह ने उसकी चोटी छोड़ी और फराटे से निकल गया। नंगा भाला हाथ में लिए घोड़े तक पहुंचा, सवार हुआ और अपनी मां के पास उड़ चला। चोट खाई गोरी चकित रह गई। प्यास, थकान, ऊपर से चिकने गड्ढे के अंधेरे में चमचमाता भाला देखकर बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छूट जाते थे। ये युवक तो बड़ा वीर निकला। पहली बार किसी युवक ने उसे हराकर इस प्रकार मात दी थी। बार बार उस वीर पुरुष की बात मन में गूंजने लगी। तेरी कमाई में सबका सिर है, क्या इन हत्याओं के पाप में भी सिर रखेंगे? उसका मन पश्चाताप से भर गया। सोचने लगा कि कितने बेकसूरों के घर उजाड़े हैं उसने, कितनी विधवाएं, कितने अनाथ बच्चे। ओह! गोरी बहुत देर वहीं पड़ी रही। फिर धीरे धीरे उठी और अपने वृद्ध पिता के पास गई। शिकार हाथ से निकल गया जानकर पिता उस पर बरस पड़े। भाइयों को पता चला तो आग बबूला हो गए। माँ ने जली कटी सुनाई, भाभियों ने ताना कसा। हम तो देख रही थी झोंपड़ी से। हरजोत बाई बड़ी हंस लज्जा कर उस परदेसी से बतिया रही थी। मन लग गया तो भगा दिया होगा उस बांके जवान को। हरजोत का हृदय पसीज गया। ऐसे परदेसी को वह भगा ही देती या स्वयं उसके साथ भाग जाती। क्यों फंसाया ऐसे वीर को? इतने में सारे गरजे, अब बैठी क्या देख रही है, जा बैठ अपने ससुराल की उस प्याऊ में जाकर। दिन चढ़े एक ग्राहक मिला और उससे भी गंवा दिया। भाई की ऐसी बेहुदी बातों से हरजोत का मन घृणा से भर उठा। एक बार हार गई तो सारा परिवार उसके पीछे पड़ गया। उस दिन के बाद वे किसी आदमी या औरत की छाती में भाला नहीं भोंक सकी। माँ बाप के डर से राहगीरों को फंसाकर गड्ढे में गिराती और उसके बाद उसके हाथ पत्थर के हो जाते। बातों में उसने परिवार के एक एक सदस्य से पूछा, पाप का फल किसे भोगना पड़ता है? उत्तर मिला, पापी को और किसे, जो करेगा सो भरेगा। सभी एक ही उत्तर देते। माँ ने पूछा, ए पगली हरजोत बेटी, आजकल तू ऐसी बातें क्यों करने लगी है? ये तो हमारा धंधा है, धंधा करना हमारा धर्म है, और धर्म करने में कैसा पाप? एक पखवाड़ा गुजर गया, एक भी राहगीर नहीं फंस पाया तो पिता और भाइयों ने अपना डेरा वहाँ से उठाने की ठान ली। छप्पर बांस उखड़ने लगे।
उस दिन हरजोत शाम ढले कुएं की मुंडेर पर बैठी पानी भर रही थी। एक राहगीर को देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसुओं की धारा बहने लगी। प्यासे राहगीर को पानी पिलाते हुए ठंडे पानी की धारा के साथ आंसुओं की गर्म धारा भी मिल गई। वह सिसकियों में डूब रही थी। वह राहगीर कोई और नहीं, अपनी माँ के पास से वापस लौटता नारायण सिंह था। वह बोला, ठगिनी, अब ये तेरी कौन सी चाल है? उत्तर में हरजोत ने दुखी मन से पूरे पखवाड़े की कहानी सुना दी। नारायण सिंह का मन स्नेह से भीग गया। ऐसी वीर बाला ठगों के घर नहीं, किसी राजपूत की हवेली में शोभा पाएगी। नारायण सिंह ने हरजोत का हाथ पकड़कर घोड़े पर बिठाया और उड़ चला। ठगों का डेरा बहुत पीछे छूट गया था।